नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 5 बज गए हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपकी सारी खबरें बताने का। पहली खबर, बहुचर्चित खबर की ही बात करेंगे जो कल से चर्चा में बनी हुई है। बेमेतरा जिले में शनिवार को जो बारूद फैक्ट्री धमाका हुआ था, उसी खबर की हम बात करेंगे। लगातार प्रशासनिक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ हादसे के बाद अपनों की तलाश में रोते बिलखते और आक्रोशित परिजन फैक्ट्री गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। टेंट लगा लिया गया है। ताजा जानकारी जो है हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। बेमेतरा जिले में शनिवार को बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उसके बाद से एक तरफ प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ परिजनों में आक्रोश है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी दिलीप का और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। दिलीप जुड़ गए हमारे साथ। दिलीप, दर्दनाक हादसा हुआ था, लगातार अब एनडीआरएफ की टीम आ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या गति है और जो परिजन ये दावा कर रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है और वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अब उस स्थान तक पहुंच गया है जहां पर विस्फोट हुआ था। मेन जो जगह था जहां से विस्फोट इतना बड़ा हुआ था, आसपास के बगल के मलबे को हटा दिया गया है। अब बीच के मलबे को हटाया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोग लापता है, जो उस वक्त इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनका वहाँ पे किस तरह से या बॉडी के अवशेष मिल सकते हैं या फिर और भी कुछ चेहरा वगैरह दिख सकता है। तो मतलब एक अंतिम छोर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ साथ में काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीम भी है, साथ ही जिला प्रशासन है, फायर ब्रिगेड है। तो तमाम तरह के जो टीम है वहाँ पे अब मौके पर जाँच कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वहीं परिजन भी अभी तक गेट पे बैठे हुए हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं मिला है कि उनके जो लापता हुए जो लोग हैं वो कहाँ है और या फिर है भी तो नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार वह प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन उन्हें बता दे कि अभी क्या स्थिति है। नितेश जी दिलीप, बिल्कुल, और सभी के कामना करते हैं कि परिजनों को जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनके कंसर्न है, उनका समाधान किया जाएगा दिलीप, और तमाम जो उनकी समस्याएं हैं सुनी जाएंगी और भी प्रशासनिक मदद जिनकी बातों करें की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अहम जानकारी के लिए दिलीप और जुड़ने के लिए। अब ज़रा थोड़ा सा देखिए इस हादसे की भयावहता को भी ज़रा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये तीन चीजें। आप तस्वीर देखिए, ये हादसे के पहले की तस्वीर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी ये, देखिए 2 माले हैं। इसके बाद हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जब ये भीषण हादसा हुआ था उस समय विस्फोट हुआ था और ये उस दौरान की तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो हादसे के बाद की तस्वीर है। 20 फीट गड्ढा हो गया था। तो तमाम ये हमने इन डेप्थ आपको रिपोर्ट दिखा दी, चीजें दिखा दी और बता दिया कि कैसे ये हादसा हुआ था। आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य अहम खबरों का रुख करेंगे। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री हादसे को लेकर सियासत जारी है। इस हादसे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जांच टीम के सदस्य आज बोरसी पहुंचे। वहां पहुंचकर सदस्यों ने घटना के संबंध में कलेक्टर से जानकारी ली। उसके बाद पीड़ित से परिजनों के मुलाकात की। इस जांच टीम में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंशी पटेल शामिल हैं। कोई कदम सरकार उठाए और उसमें सियासत ना हो, ऐसा कमी होता है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने की बात कही है और अब उसको लेकर सियासत शुरू हो गई। देखिए रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य योजना संचालित की जाएगी। गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बधाई दी है। वहीं मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है।
तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है। गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहाँ से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। अंततः राज्य सरकार को अब गायों के संरक्षण की, गोवंश के संरक्षण की याद आ रही है। पहले तो गोठान को बंद कर दिया, गोधन योजना को बंद कर दिया, अब गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करने जा रहे हैं। अरे भाई, आप कितना अभ्यारण्य बना लेंगे? अंततः आपको गोठान में आना ही पड़ेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार गौठान योजना लेकर आई थी और इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भूपेश सरकार ने बताया था। अब बीजेपी सरकार भी गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ प्रदेश के लोगों को और गौवंश को मिल पाता है। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनमोल, प्रारंभिक तौर पर इस योजना की क्या जानकारी है, कितनी अलग होगी ये पूर्ववर्ती गौठान योजना से, फिर आगे सियासत की बात करेंगे। देखिए नितेश, अगर हम बात करेंगे कि अंतर की पूर्ववर्ती जो भूपेश बघेल की सरकार थी जिसमें गोधन न्याय योजना और गौठान योजना लाया गया था, और अब जब ये गौवंश अभ्यारण्य योजना लाया जा रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है ये फिलहाल स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई भी अभी विस्तारित जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, अभी तक जो जानकारी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है जो गाय जो है सड़कें पर खुले में घूमती रहती थी उन्हें जो है अब इस अभ्यारण्य में रखा जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, और फिर जो गौ धन होता है, यानी कि मैं गोबर की बात कर रहा हूं नितेश, इस गोबर के माध्यम से खाद्य हो चाहे फिर और भी अन्य दवाइयां हो वो बनाने का काम किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है नितेश कि अब जो साय सरकार है गौवंश के माध्यम से जो है अब लोगों की भलाई के लिए ये योजना ला रही है, और इससे जो है खुले में गाय भी ना घूमे ये भी योजना है। बिल्कुल अनमोल, और एक चीज और, अब इसमें सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि गोठान को फिर से चालू किया जा रहा है, तो कितना उनका आरोप सही है? सुशील आनंद शुक्ला ने भी कहा कि आखिरकार गोठान में आप आ गए। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में क्या दावा कर रही है? देखिए नितेश, हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भूपेश बघेल की सबसे फ्लैगशिप योजना थी गौठान योजना। जब विष्णुदेव साय सरकार का गठन हुआ तो ये योजना पूरी तरीके से देखिए अप्रत्यक्ष तौर पर बंद हो गई। न गौठान में गाय दिखे और न ही कहीं गोबर से खाद बनता हुआ दिखा। हालांकि कहीं कहीं निर्माण होता रहा, लेकिन इसीलिए देखिए सियासत हो रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप तो हमारी ही तर्ज पर ये भी योजना ला रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में भी हमने गौठान योजना लाया था, गोधन योजना लाया था। हम वहां गाय को रखे थे, वो चारा देते थे, गोधन से हम खाद बनाते थे। आप अलग क्या कर रहे हैं? तो अब देखिए नजरें इसी बात पर रहेगी कि जब ये गौवंश अभ्यारण्य योजना लागू होगी तो इसमें विष्णुदेव साय सरकार अलग क्या करती है, चूंकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर। ठीक है अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजापुर में स्कूल वेंडे वर्राट पंडूम यानी कि स्कूल फिर से चलें अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजापुर के स्कूलों के कई छात्र छात्राएं स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ऐसे में पहली बार बीजापुर जिला प्रशासन की तरफ से शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों के लिए स्कूल वेंडे वर्राटू पंडूम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जाएगा। जो कार्यक्रम है इसमें जो स्कूल से वंचित बच्चे हैं वो सभी स्कूल से जुड़ेंगे, ये ऐसा हमको आशा है और अच्छा अभियान है ये। हमारा लक्ष्य है कि ज़िले में सभी बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए पुनः आकर्षित हों, इसलिए हमने स्कूल वेंडे वराटू पंडूम इस अभियान का नाम रखा है। स्कूल फिर से चले पर्व के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फिर से शाला से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। स्कूल वेंडे वर्राटू पंडूम ये शब्द स्थानीय गोंडी बोली का शब्द है, जिसका मतलब होता है स्कूल फिर से चले अभियान। अभियान में अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सभी जिम्मेदार और जागरूक लोग कार्य करें। अब देखना होगा कि इस अभियान का कितना असर होता है।
बात करते हैं सरकारी सिस्टम को पलीता लगाने वाली खबर की। किस तरह से कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता को लूटते हैं और सिस्टम को खोखला करते हैं, इस खबर को देखकर आप समझिए क्या है। खबर को समझाने के लिए सबसे पहले आपको यह न्यायालय दिखाऊंगा, व्यवहार न्यायालय चांपा। दरअसल जांजगीर चांपा जिले में तत्कालीन 2 तहसीलदार, 1 उपपंजीयक, 3 पटवारी समेत 10 लोगों ने हमनाम व्यक्ति का सरनेम बदलकर जमीन बेच दी। मामला सामने आने के बाद न्यायालय के आदेश पर इन सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर 2017 में दूसरे व्यक्ति की जमीन को 5 लाख में बेच दिया। चांपा तहसील के कुर्दा गांव का यह मामला है। सभी 10 आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 68, 69, 71, 120B, 34 के तहत चांपा थाना में केस दर्ज किया गया है। और ये पूरा मामला खुलासा होने के बाद सभी दंग है कि कैसे 2 तहसीलदार, 3 पटवारी, तमाम अधिकारी कैसे मिलकर सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, आम जनमानस के पैसे को खत्म कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जिस जिले ने पहला मुख्यमंत्री दिया हो, उस जिले में कई जगहों के हाल बेहाल हैं। मैं बात कर रहा हूं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की। यहां के मरवाही विकासखंड के गांव कटरा के निवासी पानी की किल्लत से परेशान हैं। हालत यह है कि नदी के किनारे रेत के बीच एक गड्ढा बनाकर ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नाले का गंदा पानी पीने के कारण इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इनकी समस्या सुनने के लिए ना तो प्रशासनिक अधिकारी तैयार हैं और ना ही पंचायत स्तर से कोई इनकी सुध लेने को तैयार है। नहीं, ये तो शुरू से ऐसे ही है सर, कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रहे। सरपंच कुटवार लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे सर। हम लोग यही नाला से पीते हैं सर। मरवाही क्षेत्र में और गौरेला क्षेत्र के कुछ जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है, वहाँ पानी की समस्या की ऐसी हमारे पास शिकायतें आई हैं, जहाँ पर जीजेएम के काम चल भी रहे हैं। उसके अलावा जिन जगहों पे नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही, छोटी बरसातें हैं, वहाँ पर हम सैनिटेशन वेल की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में पानी की समस्या के लिए सभी बरसातों में हम लोग टैंकर की जो व्यवस्था कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से। केपी तेंदुलकर परियोजना निदेशक से जब बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन इनके हालात किस तरह से बदतर है ये देखना बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। देखिए जरा, ये किस तरह से पैदल जा रहे हैं सभी लोग, किलोमीटरों का फासला तय करते हैं। और सबसे जो दुर्दांत तस्वीर दिखाऊंगा वो तस्वीर रहेगी नाले में गड्ढा बनाकर ये किस तरह से पानी को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और किस तरह से इनको, ये देखिए, ये गड्ढे नदी के किनारे, नाले के किनारे आप देखिए ये गड्ढा बना रहे हैं, प्योर मिट्टी का गड्ढा है और फिर इससे पानी निकाल रहे हैं। सोचिए ये पानी लाकर ये पीने के लिए मजबूर है, कितनी भयावह दर्दनाक ये तस्वीर है। नल जल योजना जैसी योजनाएं लगातार सारी चीजें हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी इस गुणवत्ता का पानी, जरा सोचिए कितना मटमैला पानी है, ये पीने के लिए मजबूर हैं। कोई भी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। और ये जिला वही जिला है जिसने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री दिया है, यानी कि अजीत जोगी। और रास्ता भी देख लीजिए किस तरह से पथरीले रास्ते से ये गुजरते हैं, कटीले रास्ते से गुजर रहे हैं। और उसके बाद किलोमीटर के बाद भी इन्हें क्या मिलता है, दूषित पानी मिलता है। क्या प्रशासन को यहाँ पहुंचकर टंकी का इंतजामात, बोरिंग का इंतजामात नहीं कराना चाहिए? क्या अन्य चीजें नहीं जरूरी इन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए? आदिवासी हैं ये, भोले भाले मासूम। सब कुछ आपको दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद प्रशासन जागेगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर पुलिस ने झारखंड के अमन सिंह गैंग से जुड़े 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी मिली थी। इसके बाद इनमें से 3 शूटर रायपुर पहुंचे थे, जबकि एक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया है कि पकड़े गए शूटरों में पप्पू सिंह, देवेंद्र सिंह, रोहित स्वर्णकार,
मुकेश कुमार हैं। इसमें पप्पू सिंह बाकी 3 शूटरों का मुखिया है और राजस्थान के पाली का रहने वाला है। पप्पू सिंह और उससे जुड़े शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी काम कर चुके हैं। अमन सिंह गैंग को कोयला कारोबारियों से पैसे नहीं मिलने पर हत्या करने की सुपारी दी गई थी। आरोपियों से कहा गया था कि कारोबारियों पर पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर देना, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। रायपुर पुलिस ने अमन साहू गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। यह गैंग सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई लास्ट 72 घंटे से प्रारंभ की गई, सर्विलेंस रखना, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। मैं रायपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। तो पुलिस ने 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है और लॉरेंस बिश्नोई और अमन गैंग के ये शूटर्स हैं और बड़ी सफलता मानी जा रही है। और बड़े व्यापारी जो कोयला व्यापारी है उनको मारने की इनकी साजिश थी, पूरी मैगजीन खाली करने की योजना बनाई गई थी इनके द्वारा, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन्हें पकड़ लिया और बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। आगे रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबर का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। सीएम यहां पर पीएम मोदी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गोवर्धनपुर में जनसभा है। इसके बाद शाम 6:30 बजे मालवीय रमन गांव के मतरगवा घाट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 7:30 बजे सीएम काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7:40 पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। रात 8:15 पर सीएम गोवर्धन धाम में मंदिर घाट पहुंचेंगे। इसके बाद 8:50 पर वाराणसी लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है। और पीएम के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो स्थानीय कार्यक्रम है उनमें तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। जो कुछ भी होना है वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। और जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा होगी, उस जनसभा को भी संबोधित जैसे वो करेंगे, जैसे उनकी जनसभा होगी, तब हम आपको इस जनसभा में भी मुखातिब कराएंगे, आपको इस जनसभा में भी ले चलेंगे। लेकिन लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कद बढ़ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हें तमाम जगहों पर पहुंचा रही है। प्रचार प्रसार के लिए उनको भेजा जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कई जगहों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार के लिए भेजा था और उत्तर प्रदेश, बिहार में खास तौर पर उन्हें भेजा गया था यादव वोटरों को साधने के लिए। प्रधानमंत्री खुद भी खुले मन से बोल चुके हैं कि यादव चेहरे को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, हमने मान सम्मान दिया है। इसके साथ ही खुद भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जहां दरी बिछाने वाले से लेकर एक किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है। कार्यकर्ता के रूप में खुद को मानते हैं और कार्यकर्ता के रूप में रहना पसंद करते हैं। इधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में लगातार गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मेडिकल एजुकेशन विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों में सुधार के लिए रोड मैप बनाया है, जिसके तहत उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को परमिशन देने में मदद की है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में हुई अनियमितताओं के सभी मामलों में
कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है और जो भी नर्सिंग घोटाला कथित रूप से कहा जा रहा था उसमें जो भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ नर्सिंग घोटाला का मुद्दा उठाने वाले रवि परमार ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। रवि परमार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी भी लिखी है, उनसे मुलाकात का समय भी मांगा है। तो एक तरफ नर्सिंग घोटाला मामला जो है इसमें लगातार सियासत भी हो रही है, दूसरी तरफ जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था रवि परमार, उनकी जान को खतरा उनके मुताबिक, और तीसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है कि अब आगामी समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूरज तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, नर्सिंग घोटाला मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है, कार्रवाई की उन्होंने बात कही है अधिकारियों की संलिप्तता के आधार पर। क्या कुछ इसे लेकर चर्चा है, कैसे अधिकारियों पर चर्चा हो सकती है, माफ कीजिएगा कार्रवाई हो सकती है, और कौन कौन से वो लोग हैं जो इस कार्रवाई के जद में आ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर नितेश, जिस तरह से नर्सिंग घोटाला सामने आया है, एक बड़ा घोटाला, जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज अनफिट थे उन्हें फिट बताया गया और जो फिट कॉलेज थे उन्हें अनफिट बताया गया। पूरे मामले में जिस तरह से अनियमितता बरती गई है, जिस तरह से साठ गांठ करके पैसे ले देकर जो अनफिट कॉलेज थे उसे फिट बता दिया गया और कागजों में वो कॉलेज फिट थे। लेकिन जब एनएसयूआई के कुछ लोगों ने शिकायत की सीबीआई, बड़ी बात यह है कि वही लोग जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज की जो जांच कर रहे थे हाई कोर्ट के आदेश के बाद, वही लोग इसमें संलिप्त है। सीबीआई इंस्पेक्टर चाहे हों, तमाम ऐसे लोग हैं जो संलिप्त है। बड़ा नाम राहुल राज जो सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, उनके घर से सोने के बिस्किट तक बरामद हुए। जिस तरह से दिल्ली की सीबीआई टीम ने जांच की, राहुल राज भले बर्खास्त चल रहे हैं लेकिन 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ाया गया। अब खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा घोटाला, बड़ा आरोप, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर है और लगातार बीजेपी सरकार पे बड़े आरोप लगा रही है, तो मोहन यादव का ये ट्वीट और मोहन यादव के कहना कि किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी अधिकारी हों जो इस पूरे घोटाले में सम्मिलित हैं या जो भी पाए जाते हैं, जिसमें भी आशंका है, उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ भी कर रही है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से मोहन यादव ने कहा है नितेश, और इस पूरे घोटाले को आप देखेंगे किस तरह से रीवा का एक सरकारी कॉलेज है उसे अनफिट बता दिया गया। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिसे फिट, जो अनफिट थे उनसे पैसे लेकर उन कॉलेजों को फिट बताया गया। बड़े पूरा जो ये रैकेट है, दलालों का एक रैकेट रहता था राहुल राज के बीच। राहुल राज जो सीबीआई इंस्पेक्टर है वो दूसरों से पैसे वसूली करवाता था, फिर खुद पैसे लेते थे राहुल राज। लेकिन पूरे मामले के जिस तरह से खुलासा हुआ है उसमें राडार में कई सीबीआई के जो जांच के जो अधिकारी हैं वो भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। जांच के बाद एक एक करके इस पूरे मामले की परतें खुलेंगी और जो भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिस तरह से मोहन यादव ने कहा है। नीतीश, इसमें मेडिकल एजुकेशन विभाग कह रहे हैं कि अभी जांच में जुट गया है, शुरू कर दी है उसने कार्रवाई, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। सूरज, देखिए, निश्चित तौर पर जो लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, जो लोग इस पूरे नर्सिंग घोटाले में थोड़ी भी संलिप्तता पाई जा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है और पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली की सीबीआई की टीम का एक्शन हो और जो भी लोग इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि संलिप्त है, इस मामले में उनका थोड़ा भी हाथ है, उन्हें कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। मेडिकल एसोसिएशन की बात करें या फिर दिल्ली की सीबीआई टीम की, पूरे मामले की
दिल्ली सीबीआई टीम जांच कर रही है और निश्चित तौर पर मोहन यादव चाहते हैं कि जो उनकी मतलब लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष की उनकी सरकार में ऐसा हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं उस दाग को मोहन यादव अपनी सरकार पे नहीं लेना चाहते। और यही कारण है कि मोहन यादव ने साफ तौर पर कह दिया गया है, चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे जो भी सीबीआई का चाहे अधिकारी हो जो जांच कर रहे थे, चाहे वो लोग हों, 600 कॉलेज को जो मेडिकल कॉलेज है उनको हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन सारे कॉलेजों की जांच की जाए। जो कॉलेज अनफिट है उन्हें उनकी मान्यता रद्द की जाए, लेकिन अनफिट कॉलेजों को ही फिट बताया गया और उनको मान्यता दी गई और वो लगातार चलते रहे। लेकिन एनएसयूआई के कुछ लोग ने जब कंप्लेन की, सीबीआई पर शक जताया, उसके बाद 10 लाख रुपए लेते हुए राहुल राज जो सीबीआई इंस्पेक्टर वो पकड़ा गया। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पूरे मामले की जांच चल रही। नीतीश, रायपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। नक्सलियों को निर्दोष बताने वाले बयान पर विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिसे निर्दोष बता रही है उन पर शासनकाल से ही दर्ज है मामले, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल से ही मामले दर्ज हैं। बस्तर नक्सल उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विजय शर्मा ने यह भी कहा है लोग बिना डर और भय के शांति से रहना चाहते हैं, विजय शर्मा ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने निशाना साधा है। नक्सलियों को निर्दोष बताने वाले बयान पर विजय शर्मा ने पलटवार किया है। कांग्रेस जिसे निर्दोष बता रही है उन पर कांग्रेस शासनकाल से ही मामले दर्ज हैं। बस्तर नक्सल उन्मूलन की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है, विजय शर्मा ने कहा है। लोग बिना डर और भय के शांति से रहना चाहते हैं। अन्य नामों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से और गंभीरता से मेरी बात को देखिएगा भैया। एक है लकी कुंजाम, जिसके संदर्भ में कहा गया, भाई बाकी अन्य नामों को कहा गया उनके द्वारा कि ये लोग नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। सन 2022 में 302 का मामला दर्ज है। भाजपा की सरकार नहीं थी भैया, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, वही सांसद थे वहां सन 2022 में। अभी 24 चल रहा है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है, उन्होंने निशाना साधा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के ही जमाने पर जो केस दर्ज थे उनके जमाने से ही दर्ज थे, जिन लोगों के ऊपर आज उन्हें वो निर्दोष बता रहे हैं। रवि मेरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, सियासी सरगर्मी बढ़ गई है नक्सल के मुद्दे पर और अब विजय शर्मा ने एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि आपके ही काल में जिन पर जो है आरोप थे, जिन पर एफआईआर दर्ज थी, आज आप उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। नीतीश, ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीनों से लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। इसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जिन नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिन नक्सलियों को मारा गया है, वो निर्दोष है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इसी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जो जवाब आया है वो बहुत बड़ा जवाब है, बहुत जरूरी जवाब है। इसीलिए इसको बताना जरूरी है क्योंकि जिन लोगों को निर्दोष बताया गया है उन लोगों के खिलाफ 2021-2022 में एफआईआर दर्ज है और वो एफआईआर कांग्रेस शासनकाल में दर्ज है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जो आरोप लगाए थे उसी का ये खंडन कर रहे हैं और खंडन करने के साथ साथ ये जवाब दिया है। उससे स्पष्ट है कि इस पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और किन किन केस पे मामला दर्ज है उसको समझाने के लिए हमारे साथ अनमोल है। अनमोल, बताओ कि कब एफआईआर दर्ज हुई और किन किन केसों पर? हाँ देखिए रवि, इसमें एक बड़ा नाम है लकी कुंजाम पर। जो जानकारी है इसमें जो विजय शर्मा ने दिया है कि 2022 में लकी कुंजाम पर 302 का मामला दर्ज है। वहीं अगर 2023 की बात करें तो लकी कुंजाम पर ही 307 के प्रकरण दर्ज है। दीपक बैज वहाँ के सांसद थे जहाँ से लकी कुंजाम आता है, ये भी वो बता रहे हैं कि बस्तर का ही जिक्र कर रहे हैं। वहीं दूसरा नाम अगर मैं बताऊँ तो ओरछा छोटू के विरुद्ध 2022 में 307 का मामला दर्ज है।
ये भी कांग्रेस की सरकार थी 2022 में प्रदेश में। फिर उन्होंने एक और नाम गिनाया है जिसका नाम है सन्नो औलम, जिन पर 2022 में 302 सहित कुल 6 प्रकरण है। ये भी कांग्रेस की सरकार की बात है। सुनीता, ये जो लिस्ट है ना नितेश, वो बहुत लंबी है। कई लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो कि कांग्रेस शासनकाल में हत्या जैसे गंभीर आरोपों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, और अभी जो एनकाउंटर हुए उन्हीं एनकाउंटरों में इन नक्सलियों को मारा गया है। तो समझिए कि जो मामला बस्तर में लगातार नक्सलियों को खात्मे की जो मुहिम चल रही है उसमें जब कांग्रेस सवाल उठा रही है तो सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो ये इस वक्त का ये सबसे बड़ा बयान यही है। और दूसरी चीज ये भी है रवि, जो जांच दल की बात की थी, कांग्रेस पार्टी ने जांच दल की बात कही थी, उस जांच कमेटी जांच दल की भी, जो उनके पार्टी का जांच दल था, उसको भी कहीं ना कहीं ये जवाब है तथ्यों के साथ। बिल्कुल नितेश, आपने सही कहा, क्योंकि जांच कमेटी बनाई गई थी पीडिया मुठभेड़ पर। जिस प्रकार से जांच कमेटी ने आरोप लगाया था कि आदिवासियों को मारा गया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। रायपुर में 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद थे। उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया सरकार पर कि आदिवासियों को, निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है। लेकिन उनके आरोपों का खंडन है ये जवाब विजय शर्मा का, डिप्टी सीएम का। लेकिन नितेश, एक चीज जो जरूरी है, जिसको जानना और समझना जरूरी है, वो है बस्तर का विकास। बस्तर का विकास पिछले 5 सालों से नहीं हुआ है, ऐसा आरोप डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लगाया। उन्होंने कहा है और ये विकास जरूरी है, और ये विकास तभी होगा जब नक्सल उन्मुक्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रवि, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद यहां के नेताओं को दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पंजाब के दौरे पर हैं। यहां पर वह होशियारपुर लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पंजाब की होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र का विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। और पंजाब में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। और होशियारपुर पहुंचाने के मायने क्या हैं जीतू पटवारी को, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सीधा राजधानी भोपाल से सूरज तिवारी। सूरज, जीतू पटवारी को होशियारपुर का ही ऑब्जर्वर क्यों नियुक्त किया गया है, क्या है वहां उनके पहुंचने के सियासी मायने? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश, मध्य प्रदेश के चुनाव जब से खत्म हुए हैं तब से लगातार जीतू पटवारी दूसरे राज्यों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। पहले हिमाचल, अब पंजाब के दौरे पर है। और पंजाब का जो होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो यामिनी गोमर हैं। इनके पक्ष में जीतू पटवारी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस लोकसभा क्षेत्र का विशेष पर्यवेक्षक भी मल्लिकार्जुन, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने नियुक्त किया है। अब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके मायने ऐसे खास जाते हैं क्योंकि जीतू पटवारी एक बड़े कद वाले नेता माने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरह से वो हर लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। युवाओं में एक बड़ी पकड़ मानी जाती है, एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में लगातार पंजाब में जब से होशियारपुर लोकसभा सीट में गए तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के साथ तमाम प्रचार प्रसार के हर वो आजमा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस की तरफ खींच पाए। पंजाब की एक बड़ी खास बात नीतीश ये भी है कि पंजाब में इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी हर जगह साथ है कांग्रेस साथ, लेकिन पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। सभी लोकसभा सीटों में पंजाब की 7वें चरण में ही चुनाव होना है। ऐसे में अब वक्त कम बचा है और जीतू पटवारी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जीतू पटवारी की कोशिश यही है कि उनके प्रचार प्रसार का असर पड़े और असर ऐसा पड़े कि वहां से जो कांग्रेस युवा हैं और युवा होने के नाते अलग शैली है, आक्रामक तेवर है, इसलिए उन्हें वहां भेजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद अब लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में कार्रवाई की गई है। इंदौर में डीजीपी द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लाउड स्पीकर का अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थानों पर फिर से जांच करवाई गई है और एसजीपी के निर्देश के बाद
ग्रामीण पुलिस द्वारा 13 थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कोशिश की गई है और हटाया गया है। इन्हें कार्रवाई की गई है, लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई है। इंदौर में जो कार्रवाई हुई है सीधा उसी से आपको मुखातिब कराएंगे, क्योंकि इंदौर औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा शहर है और यहां पर पिछली बार भी कार्रवाई तेज हुई थी। पुनीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पुनीत विजयवर्गीय सीधा इंदौर से। पुनीत, किस तरह से कार्रवाई की गई है, कहां-कहां लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और जब ये हटाए जा रहे थे तब क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है? नितेश, बिल्कुल देखिए, लाउड स्पीकर हटाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई और न ही कहीं पर किसी ने विरोध किया। पुलिस ने जितने भी धर्मगुरु और तमाम लोग थे उससे बात करने के बाद ही यह कार्रवाई की है। इंदौर की बात करें तो 237 जगहों पर कुल 458 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जो कि पूरे इंदौर जिले के 45 थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। इसमें 32 थाने इंदौर शहर के, जबकि 13 थाने के इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। कहीं पर किसी तरह की कोई न्यूसेंस नहीं हुआ। जिन भी लोगों को पुलिस द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि वे लाउड स्पीकर हटा लें, जनसंख्या से ज्यादा उनके लाउड स्पीकर है, तो लोगों ने खुद ने हटा लिया। और जिस तरह के विजुअल देख सकते हैं तो मस्जिद और मंदिर दोनों से ही लाउड स्पीकर हटाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नितेश, एक चीज और पुनीत, पिछली बार जैसे ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने थे तब उन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद फिर से लाउड स्पीकर लग गए, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लचरता भी दिखाई दे रही है, अधिकारियों की ढील पोल भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कही जा सकती है यह बात, क्योंकि जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने थे तो उन्होंने बनते ही सबसे पहला आदेश यही दिया था कि लाउड स्पीकर को नियंत्रित किया जाए, जो ध्वनि प्रदूषण है उसे नियंत्रित किया जाए, ऐसा एनजीटी का भी आदेश है। उसके बाद सख्ती करते हुए लाउड स्पीकर हटाए गए थे, लेकिन कई लोगों ने इस आदेश को धता बता दिया है और उसके बाद लाउड स्पीकर वापस लगा लिए थे। तो ऐसे जो धर्मस्थल है जहां पर बाद में लाउड स्पीकर पुनः लगाए गए थे, उनसे भी यह लाउड स्पीकर हटाने का काम कर दिया गया है। नितेश, तो योगी एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। पुनीत हमारे सहयोगी खबर साझा कर रहे थे। पुनीत, जुड़े रहिएगा, अगली खबर में आपके साथ फिर मुखातिब होंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। आप हमारे साथ और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। इंदौर की बात कर रहे हैं हम, जहां कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव है। इस बार बात अक्षय क्रांति बम को लेकर नहीं हो रही है, इस बार कांग्रेस फर्जी बिल घोटाले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट, फिर पुनीत के साथ जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव फॉर्म में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कभी एक के बाद एक बैठकें कर रही है तो कभी सत्ताधारी दल का विरोध करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंदौर के नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। इसमें कांग्रेस अलग अलग दिन आंदोलन कर बीजेपी से घोटाले का जवाब मांगेगी, जिसका पूरा ढांचा कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। इस दौरान निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। देखें तो अगर पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम को लेकर या इंदौर को लेकर कोई बात हो रही है तो सिर्फ बात हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, घोटाले को लेकर। इसीलिए इस महा घोटाले के खिलाफ एक महा अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा। जनधन का हिसाब दो, घोटालों का जवाब दो। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का नाम जनधन का हिसाब दो, घोटाले का जवाब दो अभियान रखा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए ये प्रदर्शन कितनी जमीन तैयार करता है। और पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पुनीत, अब इस बार निगम घोटाले को लेकर सियासत होने वाली है। सबसे पहले निगम घोटाला समझा दीजिएगा दर्शकों को कि कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है कथित रूप से इस घोटाले को लेकर, और कांग्रेस की इस आंदोलन को लेकर क्या रणनीति है, कब करने वाली है, क्या कुछ करने वाली है। जी नितेश, बिल्कुल देखिए, इंदौर नगर निगम जो कि स्वच्छता में 7 बार लगातार देश में नंबर 1 का ताज पहने हुए है, उस नगर निगम ने इंदौर की जो छवि है उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया, साफ सुथरी छवि पर बड़ा दाग लगा दिया। यहाँ पर हुआ ऐसा है कि जो ड्रेनेज लाइन डालने के नाम पर फर्जी बिल लगाए गए, जबकि वो काम ही नहीं किया गया और बिल भी पास हो गए। पुलिस की माने तो पुलिस का दावा है कि अब तक उन्हें 58 करोड़ रुपए की फाइल्स प्राप्त हो चुकी है जो फर्जी तरीके से लगाई गई थी। इसमें हैरानी वाली बात यह है नितेश की 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी उन फर्जी फर्मों को फर्जी बिलों पर किया जा चुका है।
तो यह पूरा घोटाला है। अब इसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आरोप है कि यह घोटाला 150 करोड़ तक जा चुका है। लंबे समय से यह घोटाला किया जा रहा है। इसमें कई सारे बड़े अधिकारी और बीजेपी नेता भी शामिल है, लेकिन पुलिस की जांच अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। पुलिस ने सिर्फ छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों को ही आरोपी बनाया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस मांग कर रही है कि बड़े अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों को भी आरोपी बनाया जाए जो इस घोटाले में शामिल है। इसके लिए ही यह अभियान शुरू किया जा रहा है। आने वाले कई दिनों तक कांग्रेस हर दिन घोटाले का एक नया पहलू उजागर करेगी। नेता प्रतिपक्ष इंदौर नगर निगम चिंटू चौकसे ने यह बात कही है कि हर दिन एक नई बात घोटाले के सामने लाई जाएगी। तो क्या ये 4 तारीख के बाद सब कुछ कवायद होने वाली है पुनीत, ये बता दीजिएगा। और दूसरी चीज ये भी बताइएगा कि मान लिया जाए कि निकाय चुनाव की जमीन बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जीतू पटवारी को जो ये जिम्मा दिया गया है वो लोकसभा में कितना कारगर होगा ये भी पता चल जाएगा, और आगे निकाय चुनाव की भूमि तैयार हो जाएगी इसके बाद। जी बिल्कुल, देखिए इसी शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस पूरे प्रदर्शन में जीतू पटवारी को भी शामिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं इंदौर में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में तो पूरा पिछड़ गई थी, उनका प्रत्याशी भी नहीं था। तो ऐसे में अब कांग्रेस अपने आप को वापस से जिंदा करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि अब नई कांग्रेस बनाई जाएगी, तो शायद ये उसी की शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन ये बात तो तय है नितेश की आने वाले दिनों में कांग्रेस नगर निगम घोटाले को लेकर कई तथ्य प्रस्तुत करेगी। जी ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में ठेला लगाने वाले को पुलिस वालों ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। 3 दिनों तक मारा पीटा है, ऐसा उसका आरोप है। देखिए 3 दिन तक इस ठेला लगाने वाले को मारा पीटा गया है। प्रशासन को समाज का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का आलम क्या होगा। ग्वालियर के जनकगंज थाने में फल का ठेला लगाने वाले के साथ ये बर्बरता की गई है। चोरी के शक में ठेला लगाने वाले को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर बांधकर बेल्टों से पीटा है। पूरे 3 दिन तक उसकी पिटाई की गई है। पीड़ित युवक ने क्या कहा है उससे सुन लीजिए। और बेल्टों से मारा भाई, 12 बेल्ट मारे तो कैसे बेंगा मारा भाई, क्या आरोप लगाया उस लड़के ने पिटवाया भाई, झूठा इंजाम लगाया इसी भोने का, और चोरी करी नहीं है, वो झूठा आरोप लगा के पिटवाया भाई। उसको 200-500 रुपए देते हैं पुलिस आरक्षक को, उसकी रिकॉर्डिंग आई हम पे उस पे, और उसको 200-500 देता, वो घर पे आया था आरक्षक और जान लिया है। उसमें फेंकना मारा मुझे, 8-10 बेल्ट मारे, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसके बाद में क्या बोले, पीड़ित की हालत बिगड़ने पर परिजन थाने में जमा हुए और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पुलिस वालों पर पीड़ित को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद जनकगंज थाने के हवलदार शैलेंद्र दीक्षित, आरक्षक मुरारी और बनवारी शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, पुलिस के पास एक प्रॉपर्टी ऑफेंस की सूचना थी। पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया था। उस युवक के परिजनों ने हिरासत में मारपीट के जो आरोप लगाए थे उसका संज्ञान लिया गया, उसका मेडिकल कराया गया है और जांच होने तक के लिए जो कर्मचारी जिनके अगेंस्ट में एलिगेशंस थे उनको सस्पेंड किया गया है। इसकी जांच सीएसपी लश्कर के द्वारा की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। एसपी के आदेश के बाद मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस वालों की यह हरकत पूरे पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और गर्मी की छुट्टियों के दौरान देश भर के श्रद्धालु भीषण गर्मी में भी ओमकारेश्वर पहुंच रहे हैं। इस खबर को आपको बताएंगे। ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ते ही दर्शन की व्यवस्था चरमराने लगी है। यहां पर प्रतिदिन कराए जा रहे वीआईपी दर्शन श्रद्धालुओं के विरोध के चलते अब बंद कर दिए गए हैं। वहीं गुस्साए श्रद्धालुओं ने इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। मंदिर के ट्रस्टी बताते हैं कि कुछ श्रद्धालु अंदर अपने मोबाइल से फोटो वीडियो बनाते हैं, इसमें भी दर्शन व्यवस्था चरमरा जाती है। उधर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने भी दर्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर वीआईपी दर्शन व्यवस्था किस तरह से समस्या बन जाती है उसकी भी जानकारी आपके साथ बता रहे हैं, और दूसरी चीज सेल्फी फोटो लेना भी धार्मिक स्थानों पर किस तरह से समस्या का सबब बन जाता है ये भी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही जानकारियां हैं, दोनों ही तथ्य हैं और दोनों ही चीजों को समझने की जरूरत है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह से
ना ही सेल्फी लिया जाए मंदिर पर खड़े होकर, ना ही ऐसी चीजें की जाए। थोड़ी सी जगह में प्रभु विराजमान है, तो वहाँ यात्री लोग बहुत ज्यादा स्थिति में आते हैं और वहाँ पे अंदर फोटो लेना, वीडियो करना, ये सब प्रतिबंधित है। उसके बाद में भी यात्री मानते नहीं है और हमारे बेचारे जो कर्मचारी है वो पूरी श्रद्धा से श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं, परंतु कुछ लोग अपने आप को बड़े वीआईपी समझते हैं और नियम का कानून तोड़ते हैं और विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर दोनों जगह श्रद्धालुओं की भीड़ वीकेंड में काफी बढ़ रही है और त्योहारों पे बढ़ रही है। तो लोगों को सही तरीके से वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, मंदिर जाने के लिए सही रास्ते हों, बिना भीड़ भाड़ के लोग सही तरीके से पहुंच जाएं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं पुलिस के साथ साथ प्रशासन के भी अधिकारियों का सम्मिलित प्रयास होता है। मैं एक बार कलेक्टर खंडवा के साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा और कोशिश हम लोग करेंगे। वीआईपी दर्शन बंद करा दिए गए हैं और गुस्साए श्रद्धालुओं ने जमकर नारेबाजी भी की है, ये भी खबर है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। सीधा उनका रुख करेंगे और सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। दर्शन व्यवस्था चरमराने लगी है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने भी जो कहा है वो भी आपने सुन लिया है और बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो संयोजक है उन्होंने कह दिया है कि लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। संदीप सोनी हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं ओमकारेश्वर से, उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये मामला है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जुड़ गए हैं संदीप हमारे साथ। संदीप, वीआईपी दर्शन इतने ज्यादा हो रहे थे कि भीड़ मच गई, क्या कुछ है? देखिए, ओंकारेश्वर तीर्थ में पर श्रद्धालुओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज 44 का तापमान था, संख्या काफी मात्रा में पहुंची है। जहां पर देखने को मिला कि यहाँ पर वीआईपी दर्शनों के लिए भी अलग लाइन थी, लेकिन जो श्रद्धालु थे उन्हें दर्शन करने में काफी परेशानी जा रही थी। धूप से परेशान थे, प्यास से परेशान थे। तो वीआईपी दर्शन को लेकर आज हंगामा जोर से हो गया कि हंगामा ऐसा हुआ कि वीआईपी दर्शनों को बंद किया जाए और सीधी लाइन पे ही सभी को दर्शन दिया जाए। तो उसको लेकर जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ और सभी को दर्शन कराए। ठीक है, तो कुल मिलाकर वीआईपी जो दर्शन व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण रही और अब इसका समाधान कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप। इधर बुरहानपुर में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला और हवा आंधी चली। कुछ जगह हल्की बारिश हुई, जिसके बाद नेपानगर और बुरहानपुर विधानसभा के दर्जनों गांवों में केले की फसलें तबाह हो गईं। बुरहानपुर को केले का गढ़ कहा जाता है। केले की फसल बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। दूसरे दिन किसान खेत में पहुँचे और जब पहुँचे तो उन्हें नुकसान का पता चला, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर सर्वे की बात कही है और सर्वे कर जो परेशान किसान हैं उनकी मदद की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राजस्व अधिकारी सर्वे करें, तत्काल फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और सर्वे के मुताबिक मुआवजे की राशि को वितरित किया जाए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो प्रशासनिक पहल है वो एक अलग कदम दिखाई दिया है, अनूठा कदम दिखाई दिया है। एक स्वच्छ प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने किसानों की स्थिति को ध्यान में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है और जल्द से जल्द तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप जो है वो मुआवजा प्रदान करें और उससे पहले जो है पूरा सर्वे किया जाए। लगातार आज प्रशासनिक जो भी एक्शन लिए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो या फिर अन्य चीज़ें हो, जितने भी उन्होंने कदम उठाए हैं सभी की जानकारी उन्होंने साझा की है और जानकारी साझा करते हुए तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो कदम उठाए गए हैं उनकी पल पल की अपडेट जनता जनार्दन के साथ साझा की है।
मोहसिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहसिन, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कदम उठाया है, सर्वे के निर्देश दिए हैं, किसान भारी परेशान है, गढ़ कहा जाता है बुरहानपुर केले का, क्या फील्ड में नजर आ रहा है? अधिकारी पहुंच रहे हैं, किसानों की समस्या सुन रहे हैं, सर्वे शुरू कर दिया गया है या अभी कागजी कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन अवकाश होता है और आज के दिन जिला प्रशासन का कोई भी अमला मौके पर नजर नहीं आया। लेकिन ये कह सकते हैं कि कल से मुख्यमंत्री के जो निर्देश हुए उसके बाद सर्वे अमला मौके पर पहुंचेगा और सर्वे करेगा। देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि 12 से अधिक गांव है जहां पर आंधी तूफान से केले की फसल को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब टीवी स्क्रीन पे जो वीडियो देख सकते तरीके से तबाही मची है, जो केला फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और किसान एक ही आस लगाए बैठा है कि इनका मुआवजा दिया जाए। और अब मुख्यमंत्री ने कदम उठा दिया है और जो आपने बात कही कि कल से अधिकारी सक्रिय होंगे, उम्मीद है कि सक्रियता दिखाते हुए जल्द से जल्द उनका मुआवजा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रीलंका में माता सीता का विशाल मंदिर बन रहा है। मंदिर में सीता माता की एक विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से भी नेता जा रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय विश्नोई और डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता श्रीलंका पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जबलपुर पहुंचे भाजपा विधायक अजय विश्नोई का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अजय विश्नोई ने क्या कुछ जानकारी साझा की, जरा वो भी सुन लीजिए। जो हमारे अंदर तक बैठा हुआ है, राम कथा, सीता जी की कथा, सीता जी की कथा जो अशोक वाटिका में उन्होंने देखी, जो आनंद की अनुभूति उनको ही होगी हनुमान जी के सामने दर्शन करने के बाद, तो सबको हम लोगों ने स्वयं महसूस करके आ रहे हैं सीता वाटिका में जाके। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में रेमल साइक्लोन का असर दिखेगा। साइक्लोन के असर से हल्के बादल रहने का आसार है। ओडिशा से लगे जिलों में बारिश भी हो सकती है। और रेमल साइक्लोन क्या कुछ, कब कहां टकराएगा, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए हैं। अनमोल, बता दीजिए रेमल कब टकरा रहा है, क्या कुछ हो रहा है और कहां कहां के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, कितनी बारिश हो सकती है और इस गर्मी से कितनी राहत मिल सकती है? अनमोल, और नौतपा डैमेज होगा तो उसका भी तो कहीं नुकसान नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ा तूफान देखिए आ जाने वाला है नितेश। ये जो एक चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी से निकला है और ये अगले 6 घंटे में तूफान का रूप ले लेगा। और रेमल एक बहुत बड़ा तूफान आज जो है इसका प्रकोप पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, यहाँ तक कि दिल्ली तक इसका असर देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की भी संभावना और 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये तूफान देखिए निकलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है नितेश, 394 फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दिए गए, रद्द कर दिए गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। कोलकाता एयरपोर्ट को दोपहर 12 बजे से लेकर के कल रात 9 बजे तक बंद कर दिया गया क्योंकि ये तूफान बहुत ही भयानक जो है अगले 24 घंटे के लिए इसका असर देखने को मिलेगा नितेश। बिल्कुल, और जो तमाम निर्देश भी हैं मौसम विभाग के वो भी सभी बताए जा रहे हैं, हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। कुछ और विशिष्ट बात अनमोल किसानों के लिहाज से या अन्य चीज़ों के लिहाज से? देखिए जब तूफान आता है नितेश तो किसानों में ही नहीं बल्कि एक आम आदमी नागरिक होने के नाते उनमें भी भय होता है क्योंकि जो तटीय इलाके की अगर मैं खासकर बात करूं, उड़ीसा में, बंगाल में जो तटीय इलाके में घर होते हैं उन्हें खाली करा दिया जाता है, उनका बना बनाया घर जो है उजड़ जाता है। इसे लेकर इस बार देखिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर लगी हुई है, घरों से लोगों को खाली कराया जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि तूफान जब आएगा तो किस तरीके से जो है पूरे मामले को हैंडल करना है, मामले को किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप हैं तो यही निर्देश है कि अंधड़ चल सकता है, इसलिए सतर्क रहिए और जो भी ऐसी चीजें हैं जो हल्की फुल्की हैं और आप उस वक्त जब ये चक्रवात टकराए उस वक्त घर से बाहर ना निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनमोल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलेटिन को देखने के लिए। इसी तरह लगातार विस्तार न्यूज को देखते रहिए। नमस्कार।